नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की तबीयत खुश करने के लिए आप ही की डिमांड पर एक खतरनाक वीडियो हम लेके आए हैं। आप लोग मुझे कई दिन से कह रहे थे कि सर सीपीयू की आंसर की आ गई है, उसके बेस्ट सवाल हमको सॉल्व करवाइए। कि सर आने वाले जितने भी पेपर हैं एसएससी के, एमटीएस, सीजीएल, जो भी एग्जाम होगा 2025 में, जो भी पेपर होंगे, जो बढ़िया सवाल हैं वो दोबारा से जरूर रिपीट होंगे। तो भैया मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूं, आपने डिमांड करी, मैंने सप्लाई पूरी करी मेरे दोस्त। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीपीओ 2024 का जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके एडवांस मैथ के बेस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बेस्ट 30 क्वेश्चंस। सीपीओ का पेपर मेरे दोस्तों टोटल 8 शिफ्ट में हुआ था। हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चंस थे, यानी कि हमारे पास 400 क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, 400 क्वेश्चंस का मेरे दोस्तों कलेक्शन है। लेकिन ये 400 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको सवाल करवाऊं केवल आप उतना कर लीजिए। तो मैंने एडवांस मैथ के टॉप 30 सवाल छांटे हैं, उसके मैं आपको खतरनाक सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड, जो आप एग्जाम में सोच भी सकते थे और जैसा आपको करना भी चाहिए था। ये वो सवाल हैं जिनको 30% से भी कम बच्चों ने पेपर में सही किया है। बिलो 30% बच्चों ने इस सवाल को सही किया है, यानी कि बच्चों को ये सवाल मुश्किल या नए लगे हैं या फिर किसी कारण से वो इन सवालों को पेपर में नहीं कर पाए। और वाकई में अच्छे सवाल है। हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कराओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, प्री की, मेंस की, रेलवे की, बैंकिंग की, हर एक बच्चे को, बैंकिंग वाले नहीं, हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, मैंने सिलेक्शन पोस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल पे जाओगे, गगन प्रताप मैथ्स, मैंने सिलेक्शन पोस्ट के एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अपलोड करवा दिया है। अब सीपीओ का एडवांस कराएंगे, फिर उसके बाद सीपीओ के टॉप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे नाम की तरह, हमारे काम की तरह, हमारे तूफान की तरह दोस्त, हमने एक बुक भी तैयार की है जो बिल्कुल हमारे कंटेंट को सार्थक करती है। टॉपर्स की रिकमेंडेड मैथ्स की संजीवनी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये बुक इस समय अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। पिछले 2-3 साल में, 2 साल से बुक अभी मार्केट में, 2 साल में लगभग हर टॉपर के पास ये बुक थी। क्या टॉपर ने प्रैक्टिस पीवाईक्यू की टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके कर ली हो, है ना, या फिर बैच से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये वाली जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये हर टॉपर के पास थी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इतना शानदार, इतना टॉप नॉच है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मार्केट में बहुत सारी फॉर्मूला नोटबुक है, लेकिन इसके टक्कर की, इसके आसपास की एक भी नहीं है। बहुत बेहतरीन सीक्वेंस में एग्जाम्पल के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में थ्योरी को डिटेल में समझाते हुए ये बुक लिखी है। जैसा मैं दूसरा की, ऐसा नहीं कि हमने 10 लड़के लगवा के बुक लिखवा दी है। जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, जिस ऑर्डर में पढ़ाता हूं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में यहां पे सारे थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट को लिखा गया है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, दूसरी बात है कि हर कंसेप्ट का आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे मेरे दोस्त। पीवाईक्यू के अलग से प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट बुक प्लस एक शॉर्ट नोटबुक, दोनों का काम आपके लिए करेगी। आप इसको हंसते खेलते, है ना, घूमते फिरते, लड़ाई दंगा करते आराम से पढ़ सकते हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक, ठीक है। अभी ये अपडेटेड वर्जन है, पहले थोड़ी सी पतली थी लेकिन अभी थोड़ी सी बुक मोटी हो गई है। लेकिन आराम से आप 5-6 पेज डेली पढ़ो, आराम से आप कर लोगे मेरे दोस्तों। गणित का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो इस बुक में ना हो। इसके अलावा गणित बचता ही नहीं है। यही है बेटे गणित की ब्रह्मा, इसके बाहर कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। आदि अनंत सब कुछ यही है। ठीक है, तो आप इस बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। खासकर जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं कैरविल एप्लीकेशन पे, उन बच्चों के पास तो बुक होनी ही चाहिए। कैरविल ऐप पे पढ़ने वालों के साथ होनी चाहिए, उनको और भी अधिक फायदा होगा। आप अपनी एफिशिएंसी को 25 से 30% बढ़ा सकते हैं, मैथ की जो आप एफिशिएंसी, जिस एफिशिएंसी से आप पढ़ते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। यहां पर सवाल नंबर
1। ये सवाल एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया त्रिकोणमिति का एक शानदार क्वेश्चन है। बताएं, कॉस 13 प्लस साइन 13 बटा कॉस 13 माइनस साइन 13 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर कोई बालक समझदार है तो इस सवाल का आंसर सी बता देगा। बता पाए ना, है ना। मैंने अभी 1 घंटा पहले इसकी रील भी बनाई थी। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बताइए जल्दी से क्या आएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 डिग्री 1 होता है 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। यही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस। अगर मैं tan को साइन बटे कॉस लिख लूं और एलसीएम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चाहे इस फॉर्म में दे, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, तीनों बराबर ही है। यानी कि कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन, अगर ऊपर प्लस है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी बन जाती है? इसकी वैल्यू डायरेक्ट बनेगी tan 45 डिग्री प्लस थीटा। यहां पे थीटा की जगह 13 लिखा हुआ है। tan 45 प्लस 13 यानी कि tan 58 डिग्री। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ऐसा सवाल एसएससी में पहली बार आया है, पर विश्वास करिए पिछले 5 साल से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे एक लेवल आगे बढ़ा के। ये सवाल एज इट इज आपको 10वीं की बोर्ड की किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर है 2 आपके सामने। एसएससी सीपीओ 2024 का मेंसुरेशन चैप्टर से पिघलाने वाला। 3 इकाई त्रिज्या वाली धातु की गेंद को पिघलाकर 27 आइडेंटिकल डाइस बनाए जाते हैं। 27 आइडेंटिकल डाइस बनाए जाते हैं, डाइस या पासे। ओके। और ए बॉल ऑफ रेडियस 1 यूनिट आर मेड, और एक बॉल बनाई जाती है 1 यूनिट रेडियस वाली। तो आपसे पूछा है डाइस की साइड क्या है। डाइस मतलब एक तरीके का क्यूब हो गया, घन। हमारे पास एक बॉल है जिसकी रेडियस है 3। अब इसको पिघला के हमने 27 तो डाइस बना दिए, और हमने एक बॉल बनाई जिसकी रेडियस कितनी है 1। तो आपसे पूछा है डाइस की साइड क्या है। तो भैया जब भी हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में बदलते हैं तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। मैंने मान ली कि डाइस की जो भुजा है वो ए है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस गोले के आयतन में से इस गोले का आयतन घटा दूंगा जिसकी रेडियस 1 है, तो 27 डाइस का वॉल्यूम बनना चाहिए। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास मेरे दोस्तों एक मेटल की बॉल है। बॉल क्या होती है? एक स्फीयर होती है, सॉलिड गोला होती है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको पिघला के 27 डाइस बनाए और एक और मेटल बॉल बनाइए एक रेडियस की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, रेडियस 1 है, 1 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा। 4/3 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा। ये जो है 27 डाइस का वॉल्यूम होगा। अगर मैंने यहां पे एक डाइस की भुजा ए मानी है तो एक डाइस का वॉल्यूम ए क्यूब। एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। 27 डाइस का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 27। ये अपन को करना है। तो आप कहोगे सर 4/3 पाई का मतलब 22/7, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, और नीचे आ जाएगा 27 बराबर ए क्यूब। ही आ कुछ भी नहीं कट रहा है। कुछ कट रहा है? 3 7 27 नहीं। यहां और मुझे ए का मान निकालना है। सवाल सही है, गलत नहीं है सवाल है भाई। अगर मैं यहां से इसका क्यूब रूट लूंगा घनमूल तो ये आ जाएगा, ये क्यूब की भुजा होगी। लेकिन आंसर तो एग्जैक्ट दिया हुआ है, यानी कि यहां पे जो आंसर है मेरे दोस्तों वो अप्रोक्स दिया हुआ है। घनमूल लेके अप्रोक्स वैल्यू लिखी हुई है, तो मुझे इसका अप्रोक्स मान निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना मेरे दोस्तों। 1.7, 1.15, 1.4 इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब बताओ कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना आसान काम नहीं मेरे दोस्तों। देखो 22 चौक 88 और नीचे 21। 88 को 21 से भाग देना है तो 21 चौक 84,
4 बच जाएगा मेरे दोस्तों, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 21 दूनी 42, 4.2 गुणा 26/27, 4.2 गुणा 26/27, 26/27 का मतलब 1 - 1/27, 1 - 1/27 हो गया। इसका घनमूल निकालना है मुझे। 1 नंबर सवाल है बेटा, 1 नंबर ऑस्कर विनिंग, यानी कि 4.2 माइनस 4.2/27 करेंगे, 4.2/27 करेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना चला जाएगा अभी, तो दशमलव लगा के 27 से कम 27, और ये आपका बच ही जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 13 तो 15, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर ये आपका 5 बार लगभग चला जाएगा, लगभग 5.15 बार ये चला जाएगा। तो 4.2 में से 0.15 घटाएंगे तो दैट मींस कितना आएगा, 4.05, 4.05 के आसपास आएगा, और मुझे इसका क्यूब रूट लेना है, मुझे इसका घनमूल लेना है। अब बताओ 4 का क्यूब रूट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 14 का क्यूब क्या होता है 2744, तो 1.4 का क्यूब तो 2.744 होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 1.7 देखो, 17 का क्यूब होता है 4913, यानी कि 1.7 का क्यूब 4.9 आएगा, 5 के नजदीक, ये भी नहीं है। 1.6 यूनिट आंसर है। 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब होता है 4096, 1.6 का क्यूब आएगा 4.096, यानी कि 4.05 का क्यूब रूट लगभग 1.6 आएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, एप्रोक्स। ऐसा ही नहीं है कि मैं यहां पे बहुत ज्यादा एप्रोक्स लगा लूंगा, हल्की कैलकुलेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी कि ये दोनों आंसर काफी ज्यादा नजदीक हैं, ठीक है। तो एक कैलकुलेटिव सवाल घुसाया गया मेरे दोस्तों, इससे आगे बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया होगा, ठीक है ना। आपको पता लगना चाहिए इस कैलकुलेशन के बाद कि इस सवाल के जो आंसर दिए हुए हैं वो एप्रोक्स में दिए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं है। आगे सवाल नंबर 3 जी, सवाल नंबर 3 खतरनाक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल एज इट इज हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स में पड़ा हुआ है, बनाएंगे। 12 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सिलेंडर को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर हाइट रखते हुए 1:2 के अनुपात में, 1:2 किसका अनुपात है, वॉल्यूम का, 2 कोन में ढाला जाता है। तो सिलेंडर को पिघला के 2 कोन बना दिए, उन कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:2, आयतन का जो अनुपात है दोनों कोन के 1:2 है। पहले और बाद में फ्लैट सरफेस एरिया, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा, पाई बराबर 22/7 का इस्तेमाल आपको करना है। पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज, ABCD 4 ऑप्शन है बच्चे। इस सवाल का आंसर हमेशा 50% आता है, या डाटा कुछ भी, ठीक है ना। एक सिलेंडर को पिघला के दोस्तों हमने यहां पे कोन बना दिए 2, कैसे, ध्यान सुनेगा। पहली बात तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर, इसको पिघला के 2 कोन बनाए, दोनों की हाइट 12 सेंटीमीटर, तो सेम हाइट के। सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, अब इसको पिघला के हमने 2 कोन बनाए, उनके आयतन का अनुपात 1:2 है, यानी कि एक कोन तो सपोज ये बनाया और दूसरा कोन मेरे दोस्तों सपोज हमने ये बनाया। तो अगर इस कोन का वॉल्यूम 1 है, इसका 2 है, तो इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर सिलेंडर के बराबर होगा, यानी कि सिलेंडर का आयतन कितना होगा मेरे प्यारे, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई हाइट सेम है, अच्छा ये हाइट सेम, यहां पे ये हाइट मैंने छोटी बना दी, गड़बड़। ये जो कोन बनाया है इसकी जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो इन दोनों कोनों की हाइट है मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये 1 है, ठीक है। जब हमने पिघला के बनाया तो फ्लैट सरफेस एरिया कितना % बढ़ गया, अब आप बताओ। फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल, जैसे ये हमारी बुक है, इसका ये जो सरफेस है समतल है, ये फ्लैट सरफेस होता है। और जैसे मेरा पानी का गिलास है, अब इसका ये जो सरफेस है ये गोल मटोल है, इसे हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो सिलेंडर में फ्लैट सरफेस कहां पे होगा, सिलेंडर में जो फ्लैट सरफेस होगा वो ये सर्कल होगा, इसका एरिया, ये जो सर्कल है, दिस सर्कल, ये सर्कल, ये वाला सर्कल, बात समझ में आई। और कोन में जो फ्लैट सरफेस होगा वो ये होगा मेरे दोस्तों, ये। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पर आपसे जानना चाहता है
इस सर्कल का एरिया, सिलेंडर के दोनों सर्कल के एरिया से इन दोनों जो कोने इनके सर्कल का एरिया कितने परसेंट ज्यादा हो गया। भैया बड़ी सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का रेशियो कितना है भाई। अगर हम बात करें सिलेंडर की और इन दोनों कोनों की, इनके वॉल्यूम का रेशियो 3:1:2 है। 3:1:2 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि माना सिलेंडर की रेडियस r है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, r2। अगर मुझे रेडियस का रेशियो पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h सिलेंडर का। लेकिन जब हम कोन का आयतन निकालते कोन का, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई जब मैं रेशियो लूंगा यहां पर तो समझने वाली बात है कि पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो दोनों में कॉमन है, हाइट भी दोनों में सेम है, हाइट भी दोनों में सेम है। फर्क यह है मेरे दोस्तों कि सिलेंडर के वॉल्यूम में 1/3 नहीं आता, कोन के वॉल्यूम में 1/3 आता है। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जब पाई तो कांस्टेंट है मेरे प्यारे, दोनों में कॉमन है, वॉल्यूम में भी कोन में भी, हाइट दोनों की सेम है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे। और कोन का वॉल्यूम डिपेंड करेगा r²/3 पे। भाई अगर इस कोन की रेडियस r1 है तो इसका वॉल्यूम r1²/3, इस कोन की रेडियस r2 है तो इसका वॉल्यूम r2²/3, r2²/3। ये रेशियो आएगा बेटे वॉल्यूम का। अगर मैं ओरिजिनल सिलेंडर और इन दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो लूंगा तो क्या ये रेशियो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। यही बात आप दिमाग में सोच सकते हैं, तेरे को हल्का सवाल नहीं है, तगड़ा सवाल है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h है, इस वाले कोन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 πr1², इस वाले कोन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 πr2²h। ठीक है भाई, एच एच कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा कैपिटल r² r1²/3 r2²/3। तो यहां से मेरे दोस्तों, यहां से मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कैपिटल r², स्मॉल r1² और स्मॉल r2², इन तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, इन तीनों का अनुपात कितना आ जाएगा, जरा आप मुझे बताओ। r² तो 3 है ही बेटा, अगर ये 1 के स्क्वायर बनेगा r1² बराबर 1 बनेगा तो r1² कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बताओ r2²/3 2 बनेगा तो r2² कितना आएगा 6 आ जाएगा। अगर r2²/3 की जगह 2 लिखा हुआ तो r2² कितना आएगा 6। ये रेडियस का रेशियो आएगा, रेडियस के स्क्वायर का, मुझे यही चाहिए। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि यहां जो फ्लैट सरफेस है वो सर्कल है, और किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है मेरे दोस्तों वो πr² होता है, और पाई तो कांस्टेंट है। यानी कि सर्कल का एरिया डिपेंड किस पे करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के वर्ग पे। अब बताओ ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें 2 फ्लैट सरफेस है, एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल। जो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो मेरे प्यारे भाई वो ही इन सर्कल्स के एरिया का रेशियो भी आएगा। अब सिलेंडर में मेरे दोस्तों 2 सर्कल हैं, एक सर्कल का एरिया 3 है तो 2 सर्कल का एरिया कितना होगा 6 होगा, 2 3 6। अब यहां इस कोन में एक सर्कल है, यहां इस कोन में दूसरा सर्कल है, तो मेरे दोस्तों अगर जो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो होगा वही सर्कल के एरिया का भी रेशियो होगा। तो यानी कि इस कोन का जो सर्कल है इसका एरिया 3 और इस कोन का जो सर्कल है इसका एरिया 6। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये दोनों कोनों का आ गया, दोनों कोनों का। ठीक है भाई, एरिया का रेशियो हम बात कर रहे हैं केवल सर्कल के मेरे दोस्तों, यानी कि फ्लैट सरफेस के। यानी कि सिलेंडर का फ्लैट सरफेस अगर 6 है, 2 3 6, तो दोनों कोनों का फ्लैट सरफेस मिलाकर 9 है, तो 6 से 9 हो गया तो कितना बढ़ गया 3/6 बढ़ गया, और 3/6 आधा यानी कि 50% बढ़ गया, डी ऑप्शन। अगर एरिया 6 था तो 6 से मेरे दोस्तों 9 हो गया तो कितना बढ़ गया, हाफ बढ़ गया, 50%। वन ऑफ द भयंकर लेवल का सवाल है मेरे प्यारे भाई। 3% से भी कम बच्चों ने सवाल को पेपर में ठीक किया था। 3% से भी कम बच्चों ने पेपर, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 50% एज इट इज हमने अपने क्लास नोट्स में डाला हुआ है। ठीक है, आसान आसान सवाल तो सभी ढूंढ ढूंढ के करवा देते हैं, लेकिन आसान सवाल तो दुनिया कर ही ले रही है। अगर सीपीओ की एक शिफ्ट में 50 सवाल आ रहे हैं और 50 शिफ्ट में से 4-5 सवाल ऐसे हैं,
तो 45 तो सभी कर ले रहे हैं। उन 4-5 सवालों में जो 2-3 सवाल एक्स्ट्रा करके आएगा वही तो आगे खिसकेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, इसलिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है आपके लिए। सवाल नंबर होगा 4। सवाल नंबर 4 दिख रहा है एलजेब्रा का। बोला है दो पॉलिनोमियल है, दो बहुपद हैं। पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 और x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है। यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आता है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों रिमाइंडर क्या है, a का मान नहीं पूछा, रिमाइंडर आपसे पूछा है। आपको कंसेप्ट पता है कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा। तो अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो आप x माइनस ए को 0 पुट करो। x माइनस ए को 0 पुट करने पर x की वैल्यू a आएगी। तो ये जो x का मान आया है a, ये आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे। पॉलिनोमियल में x की जगह आपको a रखना होगा। ये होता है मेरे दोस्तों रिमाइंडर। क्लियर है? अब यहां पर हम इस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से भाग करेंगे तो x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करो। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x बराबर 2 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, x की जगह 2 रखो। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2 तिया 6 माइनस 5 1। ये रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई। अब दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको x माइनस 2 से भाग करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, x की जगह 2 रखो। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस a। 4 4 कट गया यानी कि 8 प्लस a, ये 8 प्लस a आएगा। और सवाल में कहा गया कि दोनों बारी रिमाइंडर सेम आता है, तो दोनों बारी जो रिमाइंडर है वो सेम है, इक्वल कर दिया है ना, दोनों बार रिमाइंडर सेम आता है। यहां से a उधर आएगा, 4a माइनस a 3a हो जाएगा बच्चे, 16 1 17 17 हो जाएगा, 8 माइनस 17 माइनस का 9, तो a की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। अगर आपसे सवाल में a का मान पूछा होता तो आप चीख चीख के कहते -3, लेकिन सवाल में a का मान नहीं पूछा, बोला रिमाइंडर क्या आएगा। इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से भाग करने पर इक्वल रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर क्या होगा। अगर a का मान -3 है, यहां a की जगह -3 रखना पड़ेगा ना, a की जगह -3 रखोगे तो 8 माइनस 3 5 आएगा। सबसे पहले मैं आपको YouTube पे सीपीओ के सबसे खतरनाक सवाल करा रहा हूं, ठीक है ना, सबसे पहले। चलिए, और रात के समय बज रहे हैं 10:15। पूरे एप्लीकेशन पे दिन भर 8 घंटे क्लास लेने के बाद मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बताएंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में जीवा पीक्यू की लंबाई कितनी है, जहां व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा यानी कि पीक्यू जो है मेरे दोस्तों वो डायमीटर नहीं है। जब डायमीटर ए बी और नॉन डायमीटर कॉर्ड पीक्यू इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरी, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरी लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर। एसी से बीसी का रेशियो 4:3 है। सर्कल का बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, पर मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है भाई, है ना, यूट्यूब पे भी हमने करवाया है और बैच में भी। पहली बार आया शायद एसएससी में, पहली बार है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है, इसका डायमीटर ए बी है, तो ये मेरे दोस्तों डायमीटर हो गया। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 डायमीटर हो जाएगा। व्यास ए बी की जो लंबाई है वो 14 होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस 7 है। अब सुनिए, सर्कल में कॉर्ड पीक्यू है, पीक्यू की लंबाई पूछी है और डायमीटर ए बी और कॉर्ड पीक्यू पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर है। साल में वो भी ये भी बोला गया कि ये जो हमारी कॉर्ड है नॉन डायमीटर है, यानी कि व्यास नहीं है, यानी कि जीवा पीक्यू सेंटर से होकर नहीं गुजरती। यानी कि जीवा पीक्यू फिर कैसे होगी, ये ऐसे होगी मेरे। अगर सवाल के कहे अनुसार ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, ये आपकी कॉर्ड पीक्यू होगी मेरे दोस्तों। तो डायमीटर ए बी और ये कॉर्ड पीक्यू जो डायमीटर नहीं है, पॉइंट सी पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं।
लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, बिंदु सी पर लंबवत काटते हैं। एसी बीसी का रेशियो 4:3 है। अब एसी बीसी का रेशियो 4:3 है तो मेरे को थोड़ा सा डायग्राम उधर बनाना चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एसी बड़ी है बीसी छोटी है तो मुझे कॉर्ड इधर बना लेनी चाहिए, है ना, इधर बना लेते हैं। देखो ऐसा तो पेपर में भी होगा आपके साथ, ये कॉर्ड पीक्यू बनेगी, यहां सी पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। एसी बीसी का रेशियो 4:3 है। अब ए बी 14 है, टोटल लेंथ 14 है। अगर 14 को 4:3 में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, टोटल 4 3 7 हो रहा है। 7 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, डबल। 4 की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, यानी कि एसी का मान 8 आ जाएगा, बीसी का मान 6 हो जाएगा। 14 को 4:3 में बांटेंगे तो 8 सेंटीमीटर एसी आ जाएगा, बीसी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा है पीक्यू का मान कितना है, पीक्यू का। अब यहां गणित भूल जाओ, बिल्कुल ही सेंटर है। आप देखोगे जैसा फिगर डायमीटर ए बी के ऊपर है वैसा ही नीचे है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बिल्कुल मिरर इमेज है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, कोई भेदभाव तो नहीं है भाई, परपेंडिकुलर है। यानी कि ये वाली लेंथ पीसी और क्यूसी सेम होगा। अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा मेरे प्यारे भाई। और पीक्यू की लंबाई आपसे पूछी है मेरे दोस्तों, पीक्यू की लंबाई हो जाएगी 2x, यानी कि आपको x का मान ही निकालना है। सवाल सोल्व। और x का मान कैसे निकलेगा, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट सेम होता है भाई, x गुणा x बराबर 8 गुणा 6। बोलो आया ना मजा। अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके सेगमेंट का प्रोडक्ट सेम होता है, x गुणा x स्क्वायर बराबर 48 आ गया। 48 होता है 16 3 48, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 3 का रूट 3, x के लिए 4 रूट 3 आ गया। पी क्यू एक्स का दुगना, 4 रूट 3 का दुगना, 8 रूट 3 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है ना। शानदार सवाल इसे कहेंगे मेरे दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन ऐसे सवाल आने चाहिए। सवाल नंबर है 6 आपके सामने, सीपीओ 2024 का त्रिकोणमिति का जाबड़ सवाल है? अरे इनके लिए तो अच्छा ही है। बताइए, सवाल है tan t प्लस cot t बराबर 1। ये अच्छा लग रहा है। तो 1/sin t प्लस cot t cos t का मान क्या है, ये बताओ जल्दी से। जब ये सवाल मैं आपके लिए कंपाइल कर रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगा मेरे प्यारे दोस्त, और ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं ऐसा, लेकिन यहां उल्टा पूछा गया है। पेपर में बहुत टाइम से सवाल आ रहा था कि साइन प्लस कॉस देके tan प्लस कॉट पूछता था, ये उल्टा है। पर ये सवाल गलत है, कंसेप्चुअली गलत है। चलो हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट लगेंगे। पहली बात तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है। अगर tan और कॉट को साइन कॉस में लिखा जाए तो ये होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट ये लगेगा कि अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करूं तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा। ठीक बच्चे, तो देखो ये दोनों जो वैल्यू है वो साइन कॉस के थ्रू यहां कनेक्ट होते हैं। अगर मैं अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ना हमें tan t प्लस cot t 1 दिया है मेरे प्यारे भाई। अब tan t प्लस cot t कितना होता है मेरे दोस्तों, tan प्लस cot 1/sin इंटू कॉस। साइन कॉस को शॉर्ट में लिखा करो, ज्यादा इज्जत मत दो। साइन को s, कॉस को c। अच्छा साइन इंटू कॉस कितना आ गया, 1 आ गया। साइन इंटू कॉस 1 आ गया मेरे प्यारे भाई, 1 आ गया। आपसे पूछा है ये 1/sin t प्लस cos t। अब sin t प्लस cos t डायरेक्ट तो आएगा नहीं मेरे दोस्तों। साइन टी प्लस कॉस टी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाला जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन प्लस कॉस का मतलब क्या, अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी। बच्चे साइन टी कॉस टी यहां पे मेरे दोस्तों कितना निकाला मैंने, 1 निकाला। साइन इंटू कॉस मैंने कितना निकाला है, 1। तो 2 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 1/√3 आ गया, 1/√3। और सवाल का ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। मैंने करवा दिया, आपने कर लिया, एसएससी ने
आंसर की निकाल दी, ज्वाइन करने वालों की नौकरी लग गई। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि इस सवाल कंसेप्चुअली गलत है, ब्लंडर है इस सवाल में। आंसर आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है, ब्लंडर है। एक बात बताओ पहले दोस्त, यहां से साइन इंटू कॉस कितना आ रहा है 1। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2 साइन इंटू कॉस कितना आएगा 2। अब 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन 2 थीटा साइन 2 टी। साइन 2 होता है 2 साइन कॉस से 2। क्या कभी साइन 2 थीटा 2 हो सकता है? साइन का मान तो कभी 1 से बड़ा ही नहीं होता, साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां पे तो साइन 2 टी 2 आ गया, यानी कि सवाल में डाटा ही गलत सेट किया गया है। कभी भी tan t प्लस cot t की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। tan मेरे दोस्तों, tan t प्लस cot t क्या है, tan t और cot का मतलब 1 बाई tan t इक्वल टू 1। ये x प्लस 1 बाई एक्स बन गया। x प्लस 1 बाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है मेरे प्यारे में। x प्लस 1 बाई एक्स का मान हमेशा मिनिमम 2 होता है, या 2 से बड़ा, अगर x पॉजिटिव है। और वैसे भी मेरे दोस्तों निगेटिव का तो चक्कर ही नहीं, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आता, यहां पे पॉजिटिव होगा तभी तो जोड़ के पॉजिटिव आ रहा है। अगर x पॉजिटिव वैल्यू है, x प्लस 1 बाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स tan t प्लस 1 बाई tan t 1 दे रखा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस सवाल एसएससी ने गलत बनाया है। जिस भी आदमी को ठेका देकर एसएससी ने सवाल बनाया फ्रीलांसर पे 25 रुपए पर सवाल, उसके 25 रुपए काट लिए जाएं। ठीक है भाई। ओके, कर तो लिया हमने। सवाल नंबर है 7 आपके सामने, ये बताएं जल्दी से। एसएससी सीपीओ 2024 का अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। अब क्या ज्योमेट्री का फेंक के मारा है आपके सामने, मजा आ रहा है भाई रात को 10 बजे रिकॉर्डिंग करने में आपके साथ। ठीक है, ए बी सी में ए बी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि पीबी से एपी का रेशो 3:4 और पी क्यू एसी के समांतर है। पी का गड़बड़ है। तो हम भैया त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ऐसा बना लेते हैं जी कि जो आपको वैसा ना लगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना लगे। ये त्रिभुज है मेरे दोस्तों, त्रिभुज रहे गोरा गोरा, ए बी सी। सवाल में कहे रहे कि पॉइंट पी इस प्रकार है भुजा ए बी पर, तो ए बी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि पीबी से एपी का रेशो 3:4। पीबी यानी कि पी नीचे होगा, ये वाली लेंथ पीबी है, ये वाली लेंथ एपी है। ये तो पीबी से एपी का रेशो 3:4, ये रेशो 3:4 है। बात सही है, कोई तकलीफ? पी क्यू एसी के समांतर है, तो एक लाइन पी क्यू खींचे आते जो एसी के पैरेलल, तो लाइन ऐसे खींचेगी जी, लाइन ऐसे खींचेगी मेरे दोस्तों। ये अभी दिस लाइन पी क्यू आ गई जो कि एसी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है समांतर हो गई। ए आर और क्यू एस पीसी के लंबवत है, तो यहां पे पीसी को भी मिला दिया गया, पीसी को भी मिला दो भैया, ये पीसी को भी मिला दिया हमने। अब यहां पे खिचड़ी पकना शुरू हुई है ना, अब आदमी के जो है दिमाग से ऊपर जा रहा है। ए आर और क्यू एस पीसी के लंबवत है। ए आर आप समझ जाओ, यानी कि ए से परपेंडिकुलर डाला गया, क्यू एस मतलब क्यू से परपेंडिकुलर डाला गया। तो ए आर जो लाइन है इस प्रकार से होगी, ये लाइन ए आर होगी मेरे दोस्तों 90 डिग्री, जो कि पीसी पे परपेंडिकुलर है। और दूसरी लाइन है क्यू एस, तो क्यू ये पॉइंट है, क्यू से लाइन ये वाली होगी क्यू एस 90 डिग्री, जो पीसी पे परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे भाई, ये परपेंडिकुलर है। बोलो बात को समझे? हाँ जी समझे। बोला क्यू एस की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ए आर की लंबाई कितनी? अगर क्यू एस की लंबाई 9 सेंटीमीटर इस परपेंडिकुलर की, तो ए आर की लंबाई कितनी? बताओ जल्दी से, बताओ जी। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपके दिमाग में कौन सा तरीका आता है ये आप मुझे बताओ कि आपके दिमाग में कौन सा तरीका आ रहा है, बनाएं। सोचो मेरे भाई, सबसे पहले देखो कि ये जो घटनाक्रम हुए ए आर और क्यू एस कौन से ट्राइंगल में हुए, ट्राइंगल एपीसी और ट्राइंगल क्यूपीएस में। इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, अगर गौर से देखा जाए। ये त्रिभुज एपीसी और ये क्यू एपीसी और क्यूपीसी दोनों में बेस सेम है।
दोनों में बेस सेम है, तो बेस सेम है और इस बेस पर हाइट डाला गया है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट डाला गया, हाइट। आप जानते हैं त्रिभुज का एरिया क्या होता है? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस तो यहां पर सेम है, 1/2 कांस्टेंट होता है, यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा इन दोनों ट्राइंगल के, वही हाइट का रेशियो आएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पीसी। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ट्राइंगल एपीसी है और जो हमारा ट्राइंगल यहां पर कौन सा मर गया, ये क्यूपीसी है, जो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा, चूंकि इन दोनों ट्राइंगल का सेम बेस लिया गया है पीसी, जब बेस सेम है वही इनकी हाइट, बेस पीसी के ऊपर हाइट एआर और क्यूएस, वही हाइट का भी रेशियो होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मुझे एक हाइट दी है, दूसरी हाइट निकालनी है, तो मेरी जिंदगी का मकसद इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या, अब इसको हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे यही बात समझानी थी। हमें तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। बताओ इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? टेल मी टेल मी टेल मी समथिंग मेरी जान, बताइए जल्दी से। है भाई, ई दोनों लाइन पैरेलल ठहरी, जब ई दोनों लाइन पैरेलल ठहरी तो आप थेल्स थ्योरम जानते हैं, यहां से पैरेलल अगर मैं खींचूंगा, अगर ये रेशियो 3-4 है लेफ्ट में, तो राइट में भी रेशियो 3-4 का बनी। ये दोनों लाइन पी क्यू और एसी समांतर है, 3-4 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 3:5-4 होगा। बी क्यू से क्यू सी का रेशियो भी 3-4 होगा। आप बोलोगे हैं सर बढ़िया रेशियो है सर, ठीक है जी। नाउ मेरे दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, अगर ये रेशियो 3-4 है, ये सीवीएन है, सीवीएन है, इस रेशियो में बेस, उस रेशियो में एरिया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3-4 होगा, 3-4। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3-4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3-4 ही होगा, ठीक है। और भी कोई रास्ता है ये करने का? रास्ते तो और भी हो सकते हैं, पर अभी यही आ रहा है दिमाग में, ठीक है ना भाई। इसी ट्राइंगल को देखो, बीपीसी को, बेस का रेशियो 3-4, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 3-4। चलो अब इस बड़े ट्राइंगल पे आ जाओ, बड़े ट्राइंगल पे आ जाते हैं। ये बड़े ट्राइंगल पे आ जाओ मेरे प्यारे भाई, ये लाइन है, ये रेशियो है 4-3 का, 4-3 भाई। ये टोटल एरिया कितना हो रहा है? टोटल एरिया हो रहा है 3-4-7, ये टोटल एरिया 7 हो रहा है, 3 + 4 7। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर मैं यहाँ पे 3 को, इसको 3 का मल्टीपल बना लेता हूँ, 21, 7 गुना, तो ये भी 4 का 7 गुना हो जाएगा, 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? इसका एरिया आ जाएगा, बात आई समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे, तो ही बात होगी। ये लाइन आपको दिख रही है, सीपी, बेस का रेशियो 3-4, एरिया का रेशियो 3-4, ये टोटल कितना हो रहा है? 3-4-7 हो रहा है। अब जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, यहाँ बेस 3 है, यहाँ एरिया 7 है, ऐसे कैसे काम चलेगा जी? तो 7 को अगर 21 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 की वैल्यू 21 है, 7 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 7 गुना हो जाएगी, 28। तो मैंने 3 से गुणा करी, यानी कि 9 है, 3 से गुणा करूंगा 12 है, 3 से गुणा ये कितना आएगा? 28 आएगा, 28। ये तीनों के एरिया का रेशियो आएगा 9, 12, 28। सवाल इतना भी बन सकता था मेरे प्यारे भाई, सवाल केवल इतना भी बन सकता था, यानी कि एपीसी का एरिया 28 है और क्यूपीसी का 12 है। एपीसी का एरिया 28 है अभी मेरे दोस्तों, और क्यूपीसी का एरिया 12 है, 12 क्या आ गया? सवाल में पूछा है एआर का मान क्या होगा? क्यूएस की लंबाई 9 सेंटीमीटर, क्यूएस की लंबाई 9 है। 4 7 28, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और ये आ गया 21। एआर की वैल्यू 21 आ गई, 21 ही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने सोचा है आप भी वैसे ही सोचो। और भी एरिया का रेशियो निकालने के दूसरे सारे तरीके हैं कि आप यहां पे साइड का स्क्वायर करके थेल्स थ्योरम वगैरह निकाल के कर सकते हो, है ना। लेकिन हर तरीका अपने आप में इजी है, कोई मुश्किल है। मेरा हाथ इस पे बैठा हुआ है, तुरंत जल्दी जल्दी हो गया, है ना। ये पेपर में बहुत कम समय में किया जा सकता है। अगला देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 8, और ये जो अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में, इसकी वैल्यू बताओ।
साइन स्क्वायर थीटा, देखो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो ये सवाल है निहायत ही आसान। अगर मैं यहां पर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस रख दूं, ये रख दूं 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो दोनों तरफ से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस यहां भी है, 1 प्लस कॉस यहां भी है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस बचेगा, केवल 1 माइनस कॉस। और राइट साइड में कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो 1 माइनस कॉस आ गया जी 3/4। जैसे कॉस थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस 3/4, 1/4, ये कॉस थीटा आ गया। आपसे इसका मान पूछा, भी ये सवाल बन गया लल्लू लाल, ठीक है ना। बस यहां पे कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। कॉस कितना होता है, कॉस होता है मेरे दोस्त बेस बटे हाइपोटीनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा पाइथागोरस से, √4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 15, √15। अब √15 टेन थीटा, टेन थीटा आ गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस, √15/1। टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बटा बेस, √15/1, √15 गुणा √15 15 हो गया। 4/√15 साइन थीटा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, √15/4। साइन थीटा आएगा बेटा √15/4, ये कट गया, ये कट गया बिल्कुल, 1 आ गया 1, प्लस 2 सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, हाइपोटीनियस बटा बेस, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, सेक की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 2 चौक 8 और 1 9 जमा 15 24, 24 ये वाला आंसर है पहले 24। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन ए इजी सवाल। आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 9, बनाइएगा। अरे बना दो बना दो बना दो, त्रिभुज गिनने हैं भाई। 2 2 5 7 और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंड को लेने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। हमारे पास 4 लेंथ दिए हैं, 2 5 7 और 8। ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। तो बोला है इन लेंथ का इस्तेमाल करके, इन सेगमेंट का इस्तेमाल करके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। एक तो ट्रायंगल 2 5 7 बनाने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा 2 5 8, ये हो जाएगा 2 5 7, एक हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 7 8 और एक हो जाएगा 2 5 8। क्लियर है। और अगला हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 7 8। ये 4 ट्रायंगल बनेंगे, 4 साइड हैं, 3 साइड लेके 4C3, 4 ट्रायंगल बनेंगे। बताओ अब मेरे दोस्तों, लेकिन ट्रायंगल की भी शर्त है, किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहां देखेंगे 2 भुजाओं का योग 2 जमा 5 बराबर 7 हो रहा है, तीसरी भुजा के बराबर है, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, या 2 भुजाओं का योग 2 5 7 तीसरी भुजा से छोटा है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5 7 12 8 से बड़ा, ये 2 ही ट्रायंगल बन पाएंगे यहां से, 2 ही, ए ऑप्शन है ना। इजी है, पहले आपको केस चेक करने, फिर ट्रायंगल की शर्त निकालनी है। सवाल नंबर आपके सामने यहां पे आ जाएगा दोस्त 10वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x बराबर साइन ए प्लस कॉस है, y बराबर सेक ए प्लस कॉस है। अगर x साइन ए प्लस कॉस से है, y सेक ए प्लस कॉस से है, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही है। देखो मेरे दोस्त, या तो आप यहां पे जैसे सेक कॉसेक है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, और यहां पर आप बेसिक से कर लो, या फिर आप कोई वैल्यू पुट कर लो। दोनों रास्ते हमारे पास हैं, जो आप चाहो वो कर लीजिए। अब यहां पे 0 90 पे तो प्रॉब्लम करेगा सेक कोसेक। सही चीज रहेगी कि आप यहां पे है ना, एक्स एंगल ए को 45 डिग्री पुट कर लो, 45 डिग्री वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। अगर ए को 45 डिग्री पुट करोगे तो एक्स का मान क्या आएगा, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, इसका दुगुना, यानी कि आ जाएगा √2। और वाई कितना आएगा मेरे दोस्तों, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2 और √2 प्लस √2 2√2। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री पे। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। ये आ जाएगा 2 और 1 3, इधर मेरे दोस्तों इधर तो 3 आएगा नहीं, अगर यहां पे 2 और 1 3 आ रहा है, इधर तो 3 आएगा नहीं, गलत। y प्लस 2x है भाई, y का मान 2√2, x का मान भी 2x भी 2√2, 4√2 हो गया। एक्स स्क्वायर वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2,
y का मान 2√2, ये 4√2 बराबर 4√2 इस ऑप्शन में हो रहा है। यहां देखते हैं y माइनस 2x, 2√2 में से 2√2 घटाएंगे 0, 0 बराबर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये नहीं होगा। y इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1 में से 4 घटाएंगे, लेफ्ट साइड निगेटिव है राइट साइड पॉजिटिव है, ये भी मैच नहीं होगा। यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रही है, बाकी सब होंगे ही नहीं, और मुझे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑप्शंस को बड़े प्यार से एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक से भी हो जाएगा, कहो तो बेसिक से करके बता दूं, मैं सोनू बता दूं बेसिक से, x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए है, y बराबर जो है सेक ए प्लस कॉस ए, तो x बराबर है साइन प्लस कॉस, यही है। y बराबर है सेक प्लस कॉसेक, तो सेक का मतलब 1/, कॉस और कॉसेक का मतलब 1/, साइन। अगर हम यहां से एलसीएम ले लेंगे, साइन कॉस एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस, ये आ जाएगा, और साइन प्लस कॉस ही एक्स दिया तो ऊपर एक्स आ गया, ठीक है। अब ये साइन इंटू कॉस क्या बवाल है, मुझे तो साइन इंटू कॉस हटाना है। साइन इंटू कॉस, आप जानते हैं कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बराबर 1 + 2 साइन कॉस, अभी मैंने समझाया। यहां पे साइन प्लस कॉस एक्स बोला है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 + 2 साइन कॉस। अगर मैं यहां से साइन इंटू कॉस के लिए निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर -1 2 आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर -1/2 आएगा साइन इंटू कॉस, आ गया कि नहीं, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर -1/2, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1/2 नीचे नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी यहां गुणा होगी, ये होगा एक्स स्क्वायर वाई -y बराबर 2x, ये दिया है। माइनस वाई को उधर ले गया तो 2x + y बराबर एक्स स्क्वायर वाई, ये बेसिक, ठीक है। बेसिक इज लेंदी, वैल्यू पुटिंग जो है शॉर्ट। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 11 बना दीजिए, फड़फड़ाता हुआ सवाल अलजेब्रा का आया है, दनदनाता हुआ। a बराबर √2 - 1 की पावर 1/3 है जमुरे। आपसे पूछा है a - 1/a का क्यूब प्लस 3 × a - 1/a। लड़का सवाल देखते ही इमोशन में बह जाता है कि सर सवाल आसान है, a का मान दिया है, a का मान उठाकर यहां रखो सर, आंसर आएगा। नहीं करना, पहले आपको ये जो पूरा दे रखा है पटना से रांची तक, इसको पहले सॉल्व करो। बताओ a - 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b, a क्यूब -1/a क्यूब -3ab, 3ab का मतलब a गुणा 1/a, a से a तो कट ही जाएगा, -3ab ब्रैकेट में a - b, यानी कि a - 1/a। और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये +3a - 1/a, यही है। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, कट गया, यानी कि अल्टीमेटली अपन को निकालना क्या है, अपन को तो ये निकालना है, और इसके लिए हमको चाहिए क्या, a का क्यूब चाहिए। हमें दिया है a बराबर √2 - 1 की पावर 1/3, तो पावर 1/3 हटाते हैं, यहां क्या करते हैं क्यूब, दोनों तरफ से क्यूब करो, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे बच्चा सिंह, तो क्यूब रूट हट जाएगा, √2 - 1, ये √2 - 1 आ गया। अगर मैं यहां से 1/a क्यूब निकालता हूं तो मेरे दोस्तों √2 - 1 का उल्टा √2 + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1/√2 - 1 रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेकरण, √2 + 1 से गुणा, √2 + 1 से गुणा, नीचे 1 बन जाएगा, √2 + 1। अब हमें घटाना है, अब इसमें से जब इसको आप घटाइएगा, जब यहां से इसको घटाइएगा तो भैया √2 कट जाएगा, √2 से √2, -1 में से +1 घटाइएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। इस सवाल आसान है मेरे दोस्तों, सवाल में कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। अगला सवाल हम करेंगे
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12। ये बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है। अच्छा लग रहा, ज्योमेट्री का सवाल, सर्कल का। सेंटर बी और डी वाले दो सर्कल की त्रिज्या डी ए 8 और बी सी एक्स। तो दो सर्कल है, उनके सेंटर भी बड़े बुरे बुरे हैं, बी और डी। एक सर्कल की रेडियस 8 है, दूसरे की रेडियस x है। AC दोनों वृत्तों की टेंजेंट है। AC दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा है। यदि DB और AC पॉइंट E पर काटते हैं, ए 12 है, EC अब मेरा बर्दाश्त से बाहर है। अब यहां पर मेरे दोस्तों में चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो चित्र बनाते हैं। पहले मैं दो सर्कल बना लेता हूं, ये बना लिया। इनके सेंटर हैं बी और डी। अच्छा, यहां पे एक की रेडियस 8 दी है, बाकी सबकी 8 से बड़ी है ऑप्शन में, तो यानी कि ये वाली रेडियस छोटी होगी। इसका सेंटर डी मान लेते हैं और इसका मेरे दोस्तों यहां बी मान लेते हैं। दोनों के सेंटर बी और डी हैं। अब बोला है एसी इनकी टेंजेंट है, डीबी एसी पे काटते हैं, तो डीबी मतलब इस लाइन इस डीबी सेंटर को मिलाने वाली लाइन। अब एसी टेंजेंट है, एसी स्पर्श रेखा है। अब डीबी और एसी पॉइंट टी पर काटते हैं। देखो टेंजेंट ऐसे भी बन सकती है, दोनों की टेंजेंट है एसी एसी। लेकिन क्या ये डीबी और एसी कहीं काटे एक दूसरे को? ये तो काटे ही नहीं, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, काटे ही नहीं। यानी कि डीबी और एसी टेंजेंट कब काटेंगे? वो तभी काट पाएंगे मेरे प्यारे भाई जब टेंजेंट एसी ऐसे खींची जाएगी ट्रांसवर्स। इस सवाल में दिया नहीं है, एग्जामिनर आपका फूफा नहीं है कि हर बात को खोल खोल के लिखे। आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि ये जो डीबी है सेंटर को मिलाने वाली लाइन, और ये टेंजेंट एसी, टेंजेंट एसी एक दूसरे को तभी काट पाएंगी जब ये टेंजेंट ट्रांसवर्स हो, त्रियक हो। अब डीए 8 है, बीसी x है। डीए मतलब मेरे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस, बीसी मतलब इस सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे भाई। और आप जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। इस सवाल नया नहीं है। डीए की वैल्यू 8 है, बीसी की वैल्यू x है। दोनों की यहां पे क्या दी हुई है? ये रेडियस दी हुई है। बोला AE 12 EC 18। कहां पे काट रही है? ये जहां पे काट रही है पॉइंट E है। अब मेरे प्यारे भी आपको समझना चाहिए कि यहां पे आपको दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल DAE, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल BCE, दोनों सिमिलर हैं। कैसे? दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज, दोनों में ये वाला कोण बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी सेम होना चाहिए। अगर सवाल में AE 12 EC 18 बोला है, समझ जाएगा कि A की लंबाई 12 है, EC की लंबाई 18, करस्पॉन्डिंग साइड है, सेम एंगल के सामने की भुजाएं। 12 18 का रेशियो कितना है? 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12 6 3 18। तो रेडियस का रेशियो भी 2 3 होना चाहिए। 6 दूनी 12 6 3 18, रेडियस का रेशियो भी 2 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर बोल रखी है डीए की, 3 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 4 गुना होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। 2 की वैल्यू 8 है 4 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 12 सेंटीमीटर। समझे होंगे क्या? नहीं समझे होंगे? ठीक है। तो देखो अगर आपको डायग्राम दे देता तो हर आदमी उड़ उड़ के सवाल करता। अब बस थोड़ी परेशानी डायग्राम बनाने में होगी, बाकी आसान है। ये सवाल भी मुश्किल नहीं है इसमें भाई साहब कुछ भी। सवाल नंबर 13 हम करेंगे फिर से त्रिकोणमिति। सिंप्लीफाई, सरल कर दीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan² का मान क्या हो? देखो या तो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लो, a को 45, लेकिन 45 पे ना ऑप्शन मैच करे तब ऑप्शन बराबर हो जाए। या फिर यहां पे मुझे सीधा फॉर्मूला भी दिख रहा है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है बच्चे? sec स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर है।
प्लस, और ये क्या हो गया 1/10 कॉट हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, सेक स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर है। सेक और कॉसेक में बड़ा संबंध है भैया, है ना। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, थ्योरम है। सेक का मतलब 1/cos कॉस स्क्वायर, साइन कॉसेक का मतलब 1/sin साइन स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। लेकिन आंसर सेक कॉसेक में है ही नहीं, आंसर तो साइन कॉस में। तो सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1/sin स्क्वायर, ये हो गया। मुझे तो ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है। कॉस को देखो पहले पावर 2 है, बाद में पावर 4 है, यही है ना। तो बेटा ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे कॉस स्क्वायर को लिखना पड़ेगा मुझे। कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये जो कॉस स्क्वायर है, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? ये भी मेरे पास एक रास्ता है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 साइन स्क्वायर की 1 में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर में साइन की पावर 4, तो 1/sin स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4, ये मुझे दिख रहा है। 1/sin स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 देख लेना चाहिए था कि ऑप्शन साइन में ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है कि बेसिक ही ज्यादा ठीक तरीका है, क्योंकि यहां पे सीधा फॉर्मूला खटाखट 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 फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, जैसे खाते में 8.5 आए खटाखट खटाखट, ठीक है भाई, वैसे ही। सवाल नंबर करेंगे 14, सवाल नंबर 14 आपके सामने आएगा। ये सवाल भी दोस्तों सर्कल चैप्टर का है। सर्कल से बहुत सवाल पूछ रहा है आजकल। द सीकेंट सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई। छेदक रेखा सी डी वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो भैया ये वृत्त है, पहले तो वृत्त की इज्जत करो दोस्त भाई। तो सीकेंट लाइन है सी डी ई पे काटती है, सी एफ सर्कल पर एफ पर स्पर्श रेखा है। तो मेरे दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं ये सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन मतलब जो सर्कल को ऐसे छेदती हुई जाए, ये लाइन सीकेंट लाइन है सी डी। सी डी, तो सी डी, सी से डी तक इसको सीकेंट लाइन बोलेंगे। इस सीकेंट लाइन सी डी आप यहां कर दोगे तो सीकेंट लाइन कहां रही, तो सर्कल के बाहर ही रह गई। ठीक है ना, तो ये सीकेंट लाइन है, सर्कल को यहां काट रही, ये वाला पॉइंट एफ होगा, ये भी दिमाग लगाना है। ठीक है, ई पर, सॉरी ई पर काट रही है, ई पर। सी एफ सर्कल की पॉइंट एफ पर स्पर्श रेखा, सी एफ टेंजेंट है, तो सी एफ मेरे दोस्तों इस प्रकार से सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, जो यहां पे टच करेगी पॉइंट एफ पर। छेदक रेखा सीडी की लंबाई 20 है। सवाल के अनुसार सीडी जो टेंजेंट है, सीकेंट है, इसकी जो लंबाई है वो 20 है कंप्लीट सीडी की, और सीएफ की लंबाई 15 है, सीएफ की लंबाई आपकी 15 है। आपसे पूछा है जीवा डीई की लंबाई, कॉड डीई की जो लंबाई है यानी कि ये लेंथ आपसे पूछी है, तो यहां क्या लगेगा, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल है। सर्कल के बाहर से टेंजेंट और सीकेंट खींची गई है, तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट है सीएफ, 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, सीकेंट पाओ पहले छोटी छलांग मारेंगे सीई, फिर पूरी छलांग मारेंगे सीडी। तो छोटी छलांग सीई, फिर पूरी छलांग मारेंगे मेरे दोस्तों सीडी 20 सेंटीमीटर। तो सीई की लंबाई आएगी भाई 225/20, 225/20, 4 से काट 5 से काट लेंगे 45/4, क्या आएगा 44/4, 11, 1/4 0.25, तो सी की लंबाई आएगी 11.25। ये वाली लेंथ आई है सीई 11.25, 11.25। लेकिन सवाल में क्या पूछा है डीई, तो अगर टोटल 20 है, ये 11.25 है, तो 20 में से 11.25 घटाओगे
11 8 19 और ये 1 हो गया 8.75 8.75 आंसर है। ठीक है, ये सवाल आसान था, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं करके आए इस सवाल को पेपर में। अगला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, बताइए। सवाल नंबर है 15। अगर आपने, हमने YouTube पे इसी चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट करवा रखे, अगर आपने वो मॉक टेस्ट सॉल्व किए तो ये सवाल मैंने 1 साल पहले एज इट इज करवाया, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। सोचो जरा, करो, देखते हैं आप और मैं कैसे सोचते हैं इस सवाल को। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लंबाई भुजा की लंबाई 18 है। ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल के बीच एरिया कितना है? सरकम सर्कल और इन सर्कल के बीच स्थित एरिया का क्षेत्रफल कितना है? पाई 22/7 उपयोग करो भाई, ये भी बता रहा है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट आज दोबारा से बता देता हूं मेरे दोस्तों, मजा आएगा। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो पहली शर्त यह होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती है, तीनों साइड सेम होती है। क्लियर है? ये जो मेरे दोस्तों अंदर हम सर्कल खींचेंगे, अंदर, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है? इन सर्कल। और इन सर्कल की जो रेडियस होती है मेरे प्यारे भाई, वो होती है a/2√3। a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, ये स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या। और हम मेरे प्यारे भाई एक ऐसा सर्कल खींचें जो तीनों वर्टेक्स से होके जाए, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल या फिर परिवृत्त। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है, उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, परिवृत्त। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, दोनों का सेंटर एक ही जगह होगा, तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी मेरे दोस्तों कैपिटल R, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। तो सरकम सर्कल की रेडियस होती है मेरे दोस्तों a/√3। ये कंसेप्ट है। अब आपको फॉर्मूला याद ही है, आप भुजा दी है, आप रेडियस निकालोगे, सरकम रेडियस निकालोगे, फिर घटाओगे मेरे दोस्तों। मुझे सीधा कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल, यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसके इन सर्कल, इनके एरिया का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई, एरिया का जो रेशियो होता है वो 4π/3√3 होता है। 4π/3√3 दिस इज द कंसेप्ट। उतार लीजिए दिमाग। आपको जो मर्जी दे, आपको इनका डिफरेंस देके ये पूछे, आपको ये देके इन दोनों का डिफरेंस पूछे, आपको ये देके सरकम सर्कल इन सर्कल का सम पूछे, ठीक है बच्चे, आपको इन दोनों का डिफरेंस देके वट एवर इट इज जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं, अगर आप रेशियो याद रखोगे तो। आप कहोगे सर कैसे आया? देखो मेरे दोस्तों, यहां पे साइड को 2√3 से भाग देना है, यहां पे √3 से भाग देना है। 2√3 और √3 से डिवाइड होने वाला आसान सा नंबर, मैंने मान लिया समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2√3 है, मान लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है, तो रेडियस क्या आएगी? 2√3/2√3, 2√3/2√3 1 आ जाएगी। सरकम रेडियस क्या आएगी? सरकम रेडियस आएगी 2√3/√3 2 आ जाएगी। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। सरकम सर्कल की रेडियस 2 है, सरकम सर्कल का एरिया ये आ गया। बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 भुजा का वर्ग, समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 2√3, 2√3 का वर्ग 12 है ना मेरे प्यारे भाई। अंदर वाले सर्कल की रेडियस 1, अंदर वाले सर्कल का एरिया मेरे दोस्तों ये आ गया, 4 से 12 3 बार कट गया, तो 4π/3√3 पाई, 4π/3√3 पाई, 4π/3√3 पाई, ये आ गया मेरे प्यारे भैया। सीधा याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये जो सवाल है आपके सामने, इसमें ये कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 है, तो त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है?
यह समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है यानी कि साइड 18 सेंटीमीटर दी हुई है, 18। और आपसे पूछा क्या है, बेसिकली आपसे पूछा है ये वाला एरिया, सरकम सर्कल और इन सर्कल के बीच ये वाला एरिया आपसे पूछा है। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, सरकम सर्कल इन सर्कल के बीच स्थित एरिया ये वाला है। कैसे आएगा, ये सर्कुलर रिंग है। अगर मैं सरकम सर्कल के एरिया में से इन सर्कल का एरिया घटा दूं आ जाएगा। यानी कि सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस पूछा है, सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस पूछा है। बात क्लियर हो गई। और मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि यहां पर साइड कितनी दी है, 18। क्लियर है, बोलो कोई तकलीफ दुख दिक्कत परेशानी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 18 है तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4 भुजा का वर्ग। वैसे भी साइड 2 है तो एरिया √3 होता है ट्राइंगल का। साइड अगर 9 गुना होगी तो एरिया 9 का स्क्वायर 81 √3 आएगा। ये भी जम्बो ट्रिक है। √3/4 भुजा का वर्ग करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया आएगा 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया हर कोई निकाल सकता है। 3 √3 की वैल्यू 81 √3 है, 27 गुना। आपसे सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस पूछा है मेरे दोस्तों, 3 पाई। 3 पाई का डिफरेंस भी 27 गुना आ जाएगा, यानी कि 81 पाई। 81 पाई सवाल का आंसर है। 4 पाई और पाई, 3 √3 की वैल्यू 81 √3 है, तो 3 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ जाएगी यहां पे, 81। 3 पाई की वैल्यू 81 पाई। बोलो 3 √3 की वैल्यू 81 √3 है, 27 गुना। 4 पाई और पाई का डिफरेंस है 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू भी 27 गुना आएगी, 81 पाई। 81 पाई सवाल का आंसर है। सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस 81 पाई। पाई का मतलब 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का आंसर। अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा, आपको लगा होगा कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लगा लगा कर लेंगे। ये सब नहीं करता मैं इस सवाल को वर्बली करता कि साइड 18 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा 2 का 9 गुना 81 √3। 3 √3 के लिए 81 √3 27 गुना, तो 3 पाई की वैल्यू भी 27 गुना 81 पाई। 81 गुना 22/7, 22/7 कितना हो जाएगा, 3 + 1/7। 3 प्लस 1/7 ये आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं गुणा करूं फिर 7 से भाग करूं। 81 × 243 और 81/7 आ गया। 81/7 कितना आता है, 11 7 77, 11 सही 4/7। एंड में आएगा 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, 4/7। आंसर 254 सही 4/7। ठीक है बेटे, मतलब अगर हम या हमारे बालक बैठेंगे तो इस सवाल को मात्र 15 सेकंड में करेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा का समय नहीं है। 15 सेकंड से ज्यादा इस सवाल की हैसियत औकात वजूद नहीं है। ठीक है, समझे। मजा आया सवाल करके। अगला सवाल फेंक के मारूंगा, ये कॉन्सेप्ट था बच्चे, ये सब बातें मैंने पहले ही बता रखी हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी, आएगा 16। ओके, जी सवाल मेंसुरेशन 3D का है, खोखले गोले को पिघलाने वाला। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के बाहरी और आंतरिक व्यास, ये व्यास है गलती मत करना, व्यास के खोखले गोले को पिघलाया जाता है। तो खोखले गोले को पिघला के 10 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक शंकु के आकार में ढालकर एक और ठोस बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की हाइट आपसे पूछी है, आप बताओ। अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, खोखला गोला है, तो खोखले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। अब यहां पे मेरे दोस्तों डायमीटर 10 और 6 है, तो रेडियस तो आधा होगी ना, 10 की आधा 5, 6 का आधा 3, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस 5 होगी, इंटरनल रेडियस 3 होगी। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये हो गया। ये खोखले गोले का आयतन है। इसको पिघला के मेरे दोस्तों एक कोन बनाया गया। कोन का डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 आएगी। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई, डायमीटर 10 है रेडियस 5, 1/3 पाई r²h। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक खोखला गोला है, सर मत समझिएगा मेरे दोस्तों, खोखला गोला है, इसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल r है, एक्सटर्नल कैपिटल R है, तो इसका आयतन जो होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब होगा। द कॉन्सेप्ट
कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण की हाइट आपको निकालने, इक्वल कर दिया। पाई से बेटे यहां पर पाई कट जाए, 3 से 3 भी कट गया, तो 4 इंटू कितना आ गया 125 माइनस 27 98 बराबर 25। 25 नीचे आ जाएगा बटे 25, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका एच। ये कोण की हाइट। क्लियर है? 25 से डिवाइड करना दुनिया में सबसे आसान है ना भैया? वैसे आंसर 16 से हल्का सा कम आएगा। अगर 98 को भाग दोगे 25 से तो कितना आएगा, 4 गुणा 25 चौका हो जाता 4 माइनस 2 बटे 25। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है जी, 16 से हल्का सा कम आएगा, तो आंसर ये नहीं है। 4 चौक 16 माइनस 8 बटे 25, 16 माइनस 8 बटे 25 यानी कि 16 से कम लेकिन 15 से ज्यादा, ये 15 पॉइंट। ठीक है जी, ये सवाल सरल था, जल्दी हो गया। सवाल नंबर 17, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल ना मैं कई सालों से क्लास में करवा रहा था, मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये सवाल जरूर आएगा मेरे दोस्त। 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में कई बार ये पूछा, तो देखो आज आया, एज इट इज आया, बिल्कुल एज इट इज। बस जो मैं बैच में सवाल करवाता हूं, है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि सारे सवाल पढ़ाए हुए हैं अपने पहले से। मैंने पेपर पहले आउट कर रखा है, ठीक है ना, लीगली आउट कर रखा है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। साइन एक्स प्लस साइन वाई ए है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ए है, तो ये जो है ये फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई का। मैं जो सवाल करवाता हूं बैच में, मैं कॉस एक्स माइनस वाई का मान पूछता हूं, क्योंकि कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, यहां पे ऑलरेडी फॉर्मूला खोल के लिखा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन, बस यही फर्क है। अब आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू कैसे आएगी। सोचो मेरे भाई, सोचो 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 और सोच के बताओ कि ये वैल्यू कैसे। साइन एक्स इंटू साइन वाई गुणा हो रही है। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं, यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी दोनों तरफ से स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इनको ऐड कर दूं। वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हो, मैं मानता हूं समझदार हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं, सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं, भाई ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए स्क्वायर करके मेरे दोस्तों दोनों इक्वेशन को। जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 आएगा, प्लस 2ab 2 साइन एक्स साइन वाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2ab होता है ना, 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, तो 2 तो कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। बोलो बात को समझे। और राइट साइड में क्या आएगा बच्चे, राइट साइड में हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा यहां 1 प्लस 1 2 है, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। यहां 2 ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, इधर मर गया, ये ऑप्शन। वन स्टेप सॉल्यूशन है मेरे प्यार भी, कोई बहुत ज्यादा झंझट है नहीं। ऐसे ही सवालों का अगर आपको वन स्टेप सॉल्यूशन चाहिए और आप रिवीजन करना चाहते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर इन सेकंड, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, मैं रीलों में ही गणित खत्म कर देता हूं, 1200 मैंने शॉर्ट्स डाल रखी हैं इस पे। अगर कोई बच्चा इनको भी देख के गया होता तो उसका ये समझो कि 25 में से 20-22 सवाल तो ऐसे ही बना लेता। मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आ रहे हैं नए नए, मैंने सारे कंसेप्ट यहां पर बता रखे हैं। डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड होती है, 3 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो आज ही मैंने सीपीओ 2024 का कॉन्सेप्ट सिखाया है, 1045 प्लस थीटा 1045 माइनस थीटा क्या होता है। बहुत फायदेमंद है, घर बैठे बैठे रिवीजन, केवल आपको डेली 2 से 2.5 मिनट टाइम देना है। आप सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। फर्जी कैलकुलेशन की ट्रिक तो भरी पड़ी है जिनका आपके पेपर से आपके करियर में कोई योगदान नहीं होगा, काम की आपको यहीं पे मिलेंगी। इससे क्वालिटी की मेरे दोस्तों शॉर्ट्स पूरे यूट्यूब पे नहीं, आप ढूंढ लीजिए। जितना बेहतरीन तरीके से मैं कंसेप्ट, नए नए सवाल तरीके आपको सिखाता हूं, भरा पड़ा है मेरे दोस्त, ठीक है ना।
जो नए बच्चे हैं वो पहले पुरानी भी देखो और फिर डेली रेगुलर भी देखो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, 17 क्वेश्चन हो चुका है। सवाल नंबर 18 बताओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान ज्ञात करें। कौन करेगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे भाई। देखिए यहां भी सीधा सा कंसेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। सीधा उल्टा दोनों में ही लग जाता है। यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर के है, के, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैल्यू वो होती है इक्वल टू प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर। यानी कि बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे ये अपने आप आ जाता है। तो यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर √2 साइन एक्स है, तो डायरेक्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर। अब के स्क्वायर क्या आएगा? √2 साइन एक्स का स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से 2 तो कॉमन ही आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 का अंडर रूट √2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट √2 कॉस एक्स। वैसे यहां पे आंसर प्लस माइनस आना चाहिए, गलत सवाल बनाया है बनाने वाले ने। प्लस माइनस ये और ये दोनों आंसर हो सकता है, प्लस माइनस ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक भाई, अगर साइन एक्स मेरे प्यारे भाई यहां पर छोटा है, कॉस एक्स बड़ा है तो निगेटिव आ जाएगा, साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स छोटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास दोनों चॉइस है प्लस माइनस लेने की, तो आप हमेशा प्लस वाला ही मार्क करके आना पेपर में, √2 कॉस एक्स। ठीक है ना। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है 19 आपके सामने, और ये क्वेश्चन है आपका सर्कल का, बट ये मेंसुरेशन वाला है, ज्योमेट्री वाला नहीं है। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, उनके बीच का एरिया कितना है? बात समझे, ये सवाल बड़ा आसान। वे 3 सर्कल हैं, तीनों की रेडियस 5 सेंटीमीटर, टुची टुची कर रहे हैं एक दूसरे को मेरे दोस्त। ये 3 सर्कल हैं, तीनों की रेडियस 5 5 5 है, और ये उनके बीच का एरिया है। ये एरिया आपको बताना है। बताओ कैसे आएगा? ऐसा सोनू बताओ कैसे आएगा? ये तीनों सर्कल की रेडियस 5 है, तीनों एक दूसरे को टची टची कर रहे हैं, बीच का एरिया, एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम। जब भी ऐसा सवाल आए, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, तीनों सर्कल के सेंटर, नाम भी दे देता हूं मैं ABC। अगर मैं इसको मिलाऊं तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये भी रेडियस 5 है, ये भी रेडियस 5 है, तो ये साइड तो 5 5 10 हो गई, 10, दोनों की रेडियस 5 5 है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये साइड भी 10 हो गई, AC भी, ये भी रेडियस 5 5, ये साइड भी 10 हो गई, यानी कि 10 10 10। ये क्या बन गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10 है तो उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है √3/4 A², यानी कि 25√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से मैं इन तीनों सर्कल के, इन तीनों सेक्टर के, सेक्टर बन गए मेरे दोस्तों, 1 2 3 सेक्टर हैं ये। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूंगा, आ जाएगा ये बीच का एरिया, यानी कि आएगा 25√3। 25√3 में से घटाना है 50√3 है, ये भी 50√3 है, ये 25√3 में से घटाना है, ये आंसर आएगा। ये 25√3 में जुड़ रहा है, ये गलत हो जाए, मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे, सेक्टर का एरिया आप जानते हैं कि किसी भी सेक्टर का एरिया रेडियस R है तो πr² × θ/360 डिग्री ये होता है। यहां पे तीनों सेक्टर सेम है। आप बताओ एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा? πr², 5 का स्क्वायर, θ/360 डिग्री। यहां पे हर एक सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है,
60 डिग्री बटे 360 1/6, ये एक सेक्टर का एरिया आया। ऐसे 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर का एरिया मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 6 2 बार चला जाएगा, 4 से 100 25 बार चला जाएगा, तो 25 कॉमन आ गए यहां से, 25 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा √3 माइनस यहां से कितना बचेगा 25 कॉमन π/2, 25 इंटू √3 माइनस π/2, 25 इंटू √3 माइनस π/2, डी ऑप्शन आ। तो दिस इज, ये भी 2023 के पेपर में बहुत ज्यादा आया है ये वाला सवाल, कई शिफ्टों में ये वाला सवाल पूछा गया था, बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 20। फिर से सवाल 2D मेंसुरेशन का है, सीपीओ 2024 का। मुझे ये क्वेश्चन करके बताएंगे जी क्या आंसर आएगा। बताओ सोनू क्या उत्तर है जी। एक स्कूल में 2 आयताकार खेल के मैदान हैं। धीरे धीरे सवाल पढ़ा करो। एक स्कूल में 2 खेल के मैदान है, दोनों आयताकार हैं, जो आकृति में समान है, जो शेप में सिमिलर है। शेप और साइज अलग अलग चीजें होती है मेरे दोस्तों। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि शेप, यानी कि वो दिखने में एक जैसे हैं, शेप में एक जैसे हैं, शेप सिमिलर है, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम है। अगर यहां पे 2 ट्राइंगल शेप में सिमिलर हैं तो उनकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। यदि पहले प्लेग्राउंड की लंबाई चौड़ाई 224 160 है, पहले प्लेग्राउंड की लंबाई चौड़ाई 224 और 160 मीटर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान की उपमा नहीं हो सकता। तो दूसरे खेल की डायमेंशन क्या नहीं हो सकती। ये दोनों जो है मेरे दोस्तों रेक्टेंगुलर, ये जो खेल के मैदान है आयताकार, ये दोनों शेप में सेम है, यानी कि ऐसे होंगे मेरे प्यारे भाई। देख, ये बेशक मेरे प्यारे भाई आपको 2 आयत लग रहे हैं, पर इनकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो सेम है, बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। अगर पहले की ये सवाल बिल्कुल फुद्दू है, इसमें कुछ भी नहीं है। लंबाई चौड़ाई 224 160 है, क्या रेशियो बेटा 16 से 32 से चला जाएगा, 32 से चला जाएगा 7 बार, 32 से जाएगा 32 पंजे 160 5 बार, 7:5। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है। देखते हैं 195 कटता है बेटा 13 से, 13 दूनी 26, 13 कम 13 15, 21 15 का रेशियो, ये भी 7:5 है। 210 150 30 से चला गया, ये भी रेशियो 7:5 है। 168 120 24 से चला गया, 24 7 168, 24 5 120, ये भी 7:5 है, यानी कि ये रेशियो 7:5 नहीं है। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 नहीं है, तो ये दूसरे मैदान की डायमेंशन नहीं हो सकती है ना। बाकी सभी में रेशियो 7:5 है, तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो डी विकल्प होगा। ठीक है, तो ये एक आसान सवाल निकला। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ने से पहले आप देख ही सकते हैं हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग और रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग। बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग बुक के बारे में नहीं पता है कि हम पढ़ाते मैथ हैं, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो अपनी ज्वाइनिंग आने तक मेरे साथ काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे दोस्तों कंपाइल किए हैं रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट एक ही सिंगल बुक में, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग। सारे लॉजिक, शॉर्टकट टेक्निक्स, स्मार्ट ट्रिक्स, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, क्रिटिकल। ठीक है, तो रीजनिंग की एकमात्र अवेलेबल फॉर्मूला बुक है ये। बुक बहुत ही अच्छी पेज क्वालिटी में है, यानी कि कलरफुल है मेरे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, मैथ भी और इंग्लिश भी। ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। जो हमारे कंटेंट का सॉल्यूशन का लेवल है वही आपको इन बुक्स में भी मिलेगा, एकदम धांसू, सुपर से भी ऊपर। ठीक है जी। आप जिन बच्चों के पास नहीं है, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं और उनको तो फॉर्मूला भी याद नहीं होंगे, वो कंसेप्ट भी पूरा नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरे दोस्तों। जो खेले खिलाए खिलाड़ी हैं, जो कई जगह से पढ़ चुके हैं, जिनके पास दुनिया भर के खुद के नोट्स हैं, वो तो एक बार को इग्नोर भी कर सकते हैं। वो फ्रेशर बच्चा जो है वो शुरू से ले लेगा तो बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट 21वां, 35 और 25 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है अप्रोक्स। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये, जो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये, इसकी जो लंबाई होती है उसका सीधा फॉर्मूला है 2√r1r2। 2√r1r2, दिस इज द कंसेप्ट।
यहां पे रेडियस 35 और 25 बोली हैं, तो रेडियस मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2√35 गुणा 25। सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। 35 यानी कि 36 ही मान ले, 36 का अंडर रूट 6, 25 का अंडर रूट 5 और बाहर 2 है। हालांकि 35 का अंडर रूट 6 से हल्का सा कम आएगा। 6 दूनी 12 पंजे 60, तो 60 से हल्का सा कम आएगा। आंसर ये नहीं है, 60 से हल्का सा कम ये आंसर है 59.1, 59.16। ठीक है ना, अप्रोक्स आंसर है, तो अप्रोक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करो, ज्यादा इज्जत सवाल को मत दो। अगला सवाल है 22, फिर से मेरे दोस्तों सर्कल का मेंसुरेशन का बोला है। सर्कल के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस सर्कल की रेडियस 21 है, तो चाप की लंबाई क्या है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले तो मेरे दोस्तों आप एक सर्कल बना लीजिए। सवाल क्या कह रहा है? द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि मेरे दोस्तों ये सर्कल का एक आर्क है, मैं नाम भी दे देता हूं ए बी। सर्कल का एक आर्क है, इसका नाम दे दिया मेरे दोस्तों मैंने ए बी। अब इस आर्क पर कोई कॉर्ड बनी है, इस आर्क पर मेरे दोस्तों कोई कॉर्ड बनी है, ये कॉर्ड बनी है ना। कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन एन आर्क ऑफ सर्कल, इस सर्कल का आर्क है ए बी, इस आर्क ए बी पर एक कॉर्ड बनी है, और इस कॉर्ड की जो लंबाई है ना, कॉर्ड की जो लंबाई है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। यानी कि अगर सर्कल का सेंटर ये मान लेते हैं ओ, सर्कल का सेंटर ये ओ मान लेते हैं, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो इस कॉर्ड की लंबाई के बराबर है। यानी कि ये तीनों सेम हो। रेडियस यहां पे 21 है, रेडियस मेरे दोस्तों यहां पर 21 है। आपसे पूछा है आर्क की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, तो भैया ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों भुजाएं बराबर, तो 60 डिग्री का हो गया कोण, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब तो सवाल में कुछ दम ही नहीं, मुझे केवल अब इस कॉर्ड पॉड को भूल जाओ, क्योंकि कॉर्ड की जरूरत केवल वहीं तक थी जहां तक आपको सेंट्रल एंगल पता चले। इस सर्कल के एक सेक्टर है, इस सेक्टर का मेरे दोस्तों आर्क है, आर्क, और मुझे इस आर्क की लंबाई निकालनी है। फॉर्मूला होता है आर्क की चाप की लंबाई निकालने का 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। पाई में 22/7 होता है, 22 में 11 आता है, 11 से कटने वाला आंसर होगा, ये आंसर है। मैं आगे भी सवाल नहीं करूंगा, मुझे सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मात्र ऑप्शन से ही हो जाता है ना, कि पाई का मान यहां पे 22/7 है, रेडियस यहां पे 21 है, थीटा यहां पर 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों बराबर हो गया। संभाव किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, संभावित त्रिभुज हर एक एंगल 60 60 60, 60/360 1/6, ये आ गया मेरे दोस्तों। 21 दूनी 42 से 7 छिंग 42 कट गया, आंसर आ गया 22 सेंट। ये आर्क की लंबाई आ गई। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 23। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। एक अर्धगोलाकार कटोरे के किनारे 88 सेंटीमीटर है। हेमीस्फेरिकल बाउल, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका जो किनारा है कटोरे के किनारे 88 सेंटीमीटर है। एज्यूमिंग इट टू बी फुल, अगर कटोरा फुल भरा हुआ है, हाउ मेनी पर्सन मे बी सर्व्ड फ्रॉम इट, तो कितने आदमियों को इस कटोरे से परोसा जा सकता है। इन हेमीस्फेरिकल ग्लासेस, अर्धगोलाकार ग्लासेस में, जिनका 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट दी टॉप, जिनका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है टॉप पर, ग्लास में मेरे दोस्तों परोसना है। या ये तो यार सवाल में तो कुछ भी नहीं है यार। इस सवाल में आप ऐसे समझो वैसे हेमीस्फेरिकल बाउल है नहीं, कि जैसे अर्धगोलाकार कटोरा है, तो इसका मेरे दोस्तों जो ऊपर का जो पेंदा है, इसकी किनारी 88 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऊपर की है ना। और मेरे दोस्त जैसे हमारा ये हेमीस्फेरिकल कटोरा होगा कि नहीं होगा, कटोरा, एक कटोरा, तो मेरे प्यारे भाई ये यहां पर ये दिया हुआ है, कटोरे के किनारे 88 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस दी हुई है। तो आप मुझे बताओ इस कटोरे की रेडियस कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, रेडियस कितनी होगी, ये तो सर्कल ही होगा ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस 88, तो रेडियस कितनी होगी मेरे दोस्तों 14 है, 14 होगी रेडियस, 14।
मैं जानता हूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है। रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होती है। 44 की वैल्यू 88 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी 7 का डबल होगी, 14 सेंटीमीटर। मुझे फॉर्मूला लगाने में भरोसा नहीं है। रेडियस 7, परिधि 44, 44 का डबल 88, 60 का डबल 14, तो 14 होगी। अब एक कटोरा फुल भरा हुआ, लब लबालब लब भरा हुआ है मेरे दोस्तों ये कटोरा। अब इस कटोरे से आदमियों को सटकने को हम जो है लिक्विड दे रहे हैं, ठीक है ना, पूरा भरा हुआ। इससे कितने लोगों को अर्ध गोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है? तो आदमी को भी गिलास में बरस रहे हैं, और गिलास भी अर्ध गोलाकार है। और गिलास के शीर्ष का, वैसे गिलास का शीर्ष हो गया, टॉप होगा, गिलास के टॉप का डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 7/2, रेडियस 7/2 होगी। तो आपसे पूछा कितने लोगों को परोसा जा सकता है, यानी कि हेमिस्फेरिकल बाउल से हेमिस्फेरिकल ग्लास में ही परोस रहे हैं। ये सवाल वो बन गया, इस हेमिस्फेरिकल बाउल जिसकी रेडियस 14 है, इसको पिघलाकर कितने गिलास बनाए जा सकते हैं, कितने गिलास इसमें भरे जा सकते हैं। यानी कि मुझे यहां पर वॉल्यूम सेम करना है, और वॉल्यूम जो है मेरे प्यारे भाई वो डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। डायरेक्ट शॉर्टकट है, वैसे मेरे को दिख गया आंसर 64 ही आएगा। भाई बड़े हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस कितनी है? 14 है। छोटे छोटे जो हम गिलास भर रहे हैं, छोटे छोटे गिलास की रेडियस कितनी है? 7/2। रेडियस को डिवाइड करके पावर 3 कर देंगे, सीधा वॉल्यूम का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। 7 दूनी 14 है, 2 ऊपर पहुंचेगा, 2 दूनी 4, 4 का क्यूब 64। यानी कि बड़े हेमिस्फेरिकल कटोरे से छोटे छोटे 64 गिलास भरे जाएंगे। सी ऑप्शन आंसर है। केवल रेडियस के रेशियो को डिवाइड करके क्यूब कर दीजिए, वो कि वॉल्यूम डिपेंड ही करता है रेडियस की पावर 3 पे। रेडियस का रेशियो लीजिए, पावर 3 कर देंगे, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, यानी कि इससे 64 जो है छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने 24। फिर से त्रिकोणमिति का सवाल आ गया है। एसएससी सीपीओ 2024 का ये शानदार सवाल है बच्चे। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को 0 नहीं रख सकते, ठीक है भैया। अच्छा, ऊपर क्या बचेगा? कॉस, नीचे बचेगा साइन, कॉट स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सवाल का आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बिना कुछ। कितने बच्चों ने सवाल का आंसर बिना कुछ करे निकाल लिया? मेरे प्यारे भाई आप बताओ। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस, ऊपर कॉस कॉमन ले लूंगा तो ऊपर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं क्या ये दोनों सेम ही है? क्या आप जानते नहीं ये दोनों सेम ही है मेरे प्यारे भाई? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम ही कट गया। अब इसका होल स्क्वायर हो रहा है प्लस 1। कॉस बटे साइन बच गया। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। कॉस बटे साइन कॉट, कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेंटल करने वाला सवाल है, इसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है कोई। सवाल नंबर है 25, फिर से त्रिकोणमिति का सवाल। सेके प्लस 10a अपॉन सेके माइनस 10a बराबर 2 सही 51/79। साइन ए क्या होगा? मेरे प्यारे भाई यहां पे क्या दिया है आपको? सेके प्लस 10a अपॉन सेके माइनस 10a बराबर 2 सही 51/79। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 79 का दुगुना 158। 158 में 51 जोड़ेंगे 209, तो 209/79 आ गया। तो मेरे दोस्तों ये जो सवाल है, साई ने पूछा, ये किसका क्वेश्चन है? ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं बच्चों, ये सवाल है कॉम्पेंडो डिविडेंडो का। आप जानते हैं कि अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो अगर मैं यहां से x से y का रेशियो पूछूं, अगर मैं यहां से सेके से टेन ए का रेशियो पूछूं आप लोगों से, सेके बटा टेन ए कितना आएगा, तो क्या आप ये रेशियो मुझे उछल उछल के बता पाएंगे? ये रेशियो 2 मेरे दोस्तों क्या आएगा? मैं पूरा डिटेल में करके बता रहा हूं, इतना लिखना नहीं है। 209 प्लस 79 अपॉन
209 -79 ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ। और सेके बटे टेन कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? सेके बटे टेन कितना आ जाएगा? एक बटे सेक का मतलब एक बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कट गया, एक बटे साइन, यानी कि 1/sin, 1/, 209 में 79 जोड़ेंगे तो 288, 209 में से 79 घटाएंगे तो 130, 2 से कट गया बच्चे, 144/65, 144/65, ये 1/sin है, साइन आएगा इसका उल्टा, साइन इसका उल्टा आएगा 65/104। तो ये इजी सवाल था कॉम्पेंडो डिविडेंडो का। ये बताओ यदि x नहीं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x हैं, जहां x एक इंटीजर है, तो x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं? अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 12 और x है, 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजाएं पता नहीं है, x इंटीजर x के कितने मान हो सकते हैं? सवाल में यह भी पूछ सकता है अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 x है, जहां x इंटीजर है, कितने डिफरेंट ट्राइंगल बन सकते हैं? तो x की रेंज तो पूछने डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, जब भी 2 भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा की पॉसिबल वैल्यू पूछी हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। 7, 12 x में जो छोटी भुजा दी गई है वो 7 है, तो 2 गुणा 7 -1 यानी कि 14 -1 13, x के 13 मान पॉसिबल है, 13 ही अलग अलग ट्राइंगल भी बनेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 27, बताइए जल्दी से कौन करेगा? यदि ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो tan a/2 प्लस कॉसेक b प्लस सी बटे 2, tan a/2 माइनस कॉसेक b प्लस सी बटे 2 का मान क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ जी, बताइए जल्दी से। ABC ट्राइंगल के एंगल हैं, देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। अगर ABC त्रिभुज के कोण है तो आप यहां से ABC की कोई वैल्यू रख लीजिए, आप यहां से ABC की कोई वैल्यू रख दीजिए, 60, 60, 60 रख लीजिए, 60, 60, 60 रख लीजिए, 90, 60, 30 रख लीजिए, है ना, या 90, 45, 45 रख लीजिए। दोनों रास्ते आपके पास हैं, ठीक है ना, जो भी आपको आसान पड़े। 60, 60, 60 पे से बेसिक से भी कर सकते, बेसिक से मुझे दिख गया tan a प्लस sec a, tan a माइनस sec a -1 आंसर आ गया। वैल्यू पुटिंग से अगर आप कोई बच्चा नहीं सोच पा रहा, मैं दोनों रास्ते बता देता हूं, तो 90, 45, 45 ज्यादा आसान पड़ रहा है। अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। 90, 45, 45 रख लेते हैं, क्योंकि 90/2 कितना होता है? 1। 90/2 45, 10, 45, 1। 45 प्लस 45 का आधा 45, कॉसेक 45 √2, और इंटू यहां भी सेम चीज है भाई, 90/2 45, 10, 45, 1, और ये 45 प्लस 45 का आधा 45, कॉसेक 45 √2, तो a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। हो गया, ठीक है बच्चे। बेसिक भी आपका इसको जानना चाहिए कि भाई अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है एबीसी, तो तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। और अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहां a/2 बोला है ना, और ये b प्लस c/2, अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये ए बी प्लस c/2 और ये a/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आप ये बात जानते हैं कि tan a/2 प्लस कॉसेक b प्लस c/2, भाई b प्लस c/2 का कॉम्प्लीमेंट्री a/2, कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में, सेक a/2, और ये इनटू मेरे दोस्तों यहां पे tan a/2 माइनस कॉसेक b प्लस c/2, b प्लस c/2 का कॉम्प्लीमेंट्री a/2, कॉसेक बदलेगा सेक में। अब tan a प्लस सेक a, tan a माइनस सेक a क्या आएगा? tan स्क्वायर a/2 माइनस सेक स्क्वायर a/2, और आप जानते हैं ये हो जाएगा ना बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आंसर तो -1।
ठीक है, दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए, जो पसंद है वो पकड़ लो। 28वां सवाल, यदि x बराबर 11 है तो इसका मान बताओ। ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर में आया है और भाई अभी रील बनाई थी हफ्ते भर पहले इसकी। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे। ये आ गए हम यहाँ पे और ये चले जाते हैं शॉर्ट्स में। और ये रहा जो सवाल है ना, अभी कुछ ये देखो सवाल क्या दिख रहा है। हफ्ता भर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि x बराबर 11 है, बड़ा कैसे बड़ा नहीं होता ये। पूरी रील मैंने बड़ी कर दी। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे हम रेलवे की सीरीज चला रहे हैं, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग रेलवे सीरीज। x बराबर 11 है तो इसका मान क्या होगा, x की पावर 7 माइनस 12x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5। ये बताओ, यहीं से समझ लो तुम। देखो भाई, जब भी ऐसे सवाल आए बाद के टर्म पे ध्यान देते हैं, है ना। 12 में से 11 हटा दे, दूसरा करवाने लगा। देखो मैंने तो 2 करवा रहा हूं, पेपर में तो एक ही पूछ रहा है भाई। इतना फायदेमंद है भैया ये, जो मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे, चाहे बेचो पत्थर की लकीर है, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। देखो यही सवाल है, सेम सवाल है बेटा, सेम टू सेम। हफ्ते भर पहले करवाया मैंने, ये हफ्ते भर का 10 दिन पहले करवाया है और ये पेपर में आया है अब। ठीक है जी। अब x बराबर 11 है तो आप मुझे बताओ इसका मान क्या होगा। यहां देखो अल्टरनेट ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट ऑर्डर में मेरे दोस्तों। 11 तो यहां एक ज्यादा लिख रहा है, 12 12 12। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, आखिरी 2 टर्म पे ध्यान दिया करो। ये 12x है, x का मान दिया 11, तो 12 में से 11 हटा लो, क्या बचेगा, x बचेगा, x माइनस 1। x की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 10। इस सवाल का आंसर शॉर्टकट होता है मेरे पे। बेसिक से करना है तो 12 को 11 प्लस 1 लिखो, हर जगह 12 को 11 प्लस 1 लिखो, अपने आप रास्ता बन जाएगा। 11 को क्या लिख देना, x लिख, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक से करना है तो यहां पे 12 का मतलब कितना है, 11 प्लस 1, और 11 का मतलब ही सवाल में x दिया है, 11 बराबर x है, तो 12 की जगह आप x प्लस 1 रखो, हर एक x प्लस 1 रखो, कटता चला जाएगा। सब ये बेसिक है पर वो करना नहीं है, शॉर्टकट जो सिखाया वही आपको कर। 29 नंबर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका अधिकतम मान बताइए। अधिकतम मान मैंने आपको सिखाया है, इसका भी ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा, डिटेल वीडियो भी है, शॉर्ट्स में बता रखा है। 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट इंटू साइन। 6 कॉट का मतलब कॉस बटे साइन इंटू साइन, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि 6 कॉस थीटा। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। आपको पता होना चाहिए कि जब भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा फॉर्म का सवाल हो, आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों पूछ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू में बस माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम मान, तो ये आएगा प्लस अंडर रूट 19 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अभी यानी कि 361 प्लस 36, 617 अंडर रूट 397 आंसर। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है मेरे प्यारे भाई, रटना है, डिटेल में नहीं जाना है। 30 और इस वीडियो का आखिरी, देख लो कितना दयालु आदमी हूं ना, कितने जाबड़ जाबड़ सवाल मैंने आपको करवाए। देख रहे हो यहां तक क्लास शुरू हुई, सबसे पहले मैंने पोस्टर दिखाया, फिर किताब का प्रमोशन कर, फिर उसके बाद जो है सवाल होने शुरू हुए, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के, त्रिकोणमिति के, अलजेब्रा के, कंसेप्चुअली गलत सवाल भी था, और अब जो है हम यहां। ठीक है जी, ये बताओ जी, 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 14 159 है, तो 2x प्लस 1/2x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्तों, सवाल ऑप्शन से भी उठा सकते हो। आपको बात जाननी है कि अगर हमें पावर 2 से पावर 1 में आना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x² की है, बीच में प्लस है, पावर 2 से पावर 1 में आना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट k प्लस 2। अगर पावर 2 से पावर 1 में आना है प्लस से प्लस में, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे,
ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हमको बीच में माइनस चाहिए तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, रूट के -2, ये कॉन्सेप्ट। 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 14159 है, 2x प्लस 1/2x। यहां देखो पावर 4 से पावर 1 में आना है भाई, 2x की पावर 4 ही तो 16 होता है, 16x की पावर 4। यहां ये जो 2 है ना, अगर आप इस 2 को इग्नोर भी कर दो तो इसका कोई लेना देना सवाल में नहीं है ना, 2 की पावर 4 ही 16। एक्चुअल में जो सवाल है वो केवल इतना सा है, ये सवाल है। पावर 4 से आपको पावर 1 में आना है तो डायरेक्ट तो आओगे नहीं, पहले पावर 4 से छलांग मारोगे पावर 2 पे, यानी कि x² प्लस 1/x²। और वो क्या होगा, 2 जोड़ के अंडर रूट, 2 जोड़ के तो 14159 में 2 जोड़ोगे तो 14161 का अंडर रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये कितना आएगा, ये आएगा 119, क्योंकि एंड में 61 आ रहा है। 61 क्या आता है मेरे दोस्तों, 19 के स्क्वायर में 361 आता है। अब पावर 2 से फिर पावर 1 में जाना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लोगे, 119 में 2 जोड़ोगे 121, और 121 का अंडर रूट 11। ऑप्शन डन डना डन डन। आज के समाचार समाप्त, बाकी का प्रसारण कल करेंगे दोस्त, ठीक है जी। असुविधा के लिए कोई खेद नहीं है, जितनी भी सुविधा मिली उसके लिए मुझे धन्यवाद कहो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत मेहनत लगती है भाई, रात को मुझे इस समय नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखनी थी, उसके बावजूद भी मैं आपको 10 बजे क्लास लेने के बाद 10 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है दोस्त। जो बच्चे फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं और जिस स्पीड से मैंने आपको सवाल कराए, जितने शॉर्ट तरीके से कम लिख के मैंने आपको समझाया, उसी तरीके से मेरे कायदे से चलना चाहते हैं मेरे रास्ते पर, तो कैरिबल एप्लीकेशन पर जो हमारा नया वीओडी बैच अवेलेबल है, वीओडी बैच नंबर 6, रिकॉर्डेड क्लासेस 6 अर्थमेटिक प्लस एडवांस की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जुलाई से इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब जैसे ही आप बैच लोगे आपको तुरंत ही अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मेरे दोस्तों पोर्शन की क्लासेस मिल जाएंगी एक साथ। मात्र 999 की फीस में अवेलेबल है और 2 साल इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन ऊपर हो जाएंगे। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट सभी के लिए बेनिफिशियल है। जो स्टेट एग्जाम वाले बच्चे हैं जिनमें केवल अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, वो केवल अर्थमेटिक स्पेशल वीओडी अलग से ले सकते हैं, जो आपको 599 की फीस में मिलेगा, ठीक है। ये बैच इसकी क्लास की तरह प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक से है, 0 to हीरो, इसलिए इसका नाम मैथ स्पेशल है। पढ़े वहां से भैया जहां से सिलेक्शन होते हैं, थोक के भाव में, जहां से लड़के लगते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सारी की सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी और आपको पीडीएफ दिया जाएगा जो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इस बैच में, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, आपने यहां से कुछ सीखा है और मैंने आपका काम आसान किया है, एडवांस मैथ के सीपीयू में लगभग 180 सवाल पूछे गए थे 400 में से, और मैंने आपको 180 में से छांट के मात्र सवाल कराए, यानी कि मैंने आपका काम बटे 6 कर दिया। तो हर बच्चे से 6 कमेंट मुझे चाहिए मेरे दोस्तों। इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार करिए, सीपीओ की अर्थमेटिक के बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज होगी, वो भी देखिएगा। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, इसमें एसएससी के 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सब जो है उस प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वो आप वहाँ से प्लेलिस्ट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।